नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो तक क्लस्टर लेवल फेडरेशन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अंतर्गत ये क्लस्टर लेवल में फेडरेशन में एक प्रबंधक की नियुक्ति की जाती है। तो उस प्रबंधक के बारे में हम लोग CLF अकाउंटेंट बोलते हैं उसको। तो वो CLF अकाउंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो आएगा हम लोग का ब्लॉक संगठन, ब्लॉक लेवल फेडरेशन, और उसके बाद फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन। तो वो वाला पार्ट जो है वो हम लोग कवर करेंगे। कल जहाँ से खत्म किए थे वहीं से आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके आगे का पोर्शन आप लोग देखते जाइए। ये वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं जो स्ट्रक्चर आपको आज समझाने वाला हूँ, मैं पिछली वीडियो में बताया था कि एक स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को जितना भी बताया हूँ ना, नीचे से लेके स्व सहायता समूह मिला के विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, फिर ऊपर से ऊपर धीरे धीरे जाता है वो। तो वो पूरा जो पिछला वीडियो को है, मैं आपको एक डायग्राम, एक आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से आज बताने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को कल अगर कुछ लोगों, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत अगर डाउट रहा होगा, थ्योरी लिखा हुआ था कल, तो वो डाउट रहा होगा, वो उसमें समझ में नहीं आता है। मैं जब आप लोग को आज स्ट्रक्चर बताऊंगा डायग्राम के थ्रू, तो आप लोगों को पूरी तरीके से चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है, ध्यान रखना, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग। देखो, ये जो डायग्राम मैं आपको बताने वाला हूँ, वो डायग्राम कहीं भी देख लेना आप लोग, नहीं मिलेगा आप लोगों को इतने सिस्टमेटिक वे में। जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप लोग को नोट्स बनवा रहा हूँ, कहीं नहीं मिलने वाला आप लोगों को। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत फायदा मिलेगा आप लोग को, यकीन मानिए आप लोग, ठीक। तो देखो, ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। उसी क्लस्टर लेवल फेडरेशन में एक प्रबंधक की नियुक्ति की जाती है, जिसको कहते हैं CLF अकाउंटेंट। CLF मतलब क्लस्टर लेवल फेडरेशन, उसका अकाउंटेंट, प्रबंधक। इसका काम क्या होता है, देखिए देखते हैं। CLF की जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन की कार्यकारिणी समिति रहती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी रहती है, किसकी? CLF फेडरेशन। CLF फेडरेशन जो कल पढ़ाया था, CLF फेडरेशन की मतलब क्लस्टर लेवल फेडरेशन की जो कार्यकारिणी समिति रहती है, ठीक है, उस कार्यकारिणी CLF की कार्यकारिणी समिति संकुल के भीतर आने वाले सभी स्व सहायता समूहों से जुड़े सदस्यों में से एक सदस्य को नियुक्त करती है क्लस्टर लेवल फेडरेशन अकाउंटेंट के रूप में। जो कार्यकारिणी समिति रहती है क्लस्टर लेवल की, वो उस संकुल के भीतर आने वाले जितने भी स्व सहायता समूह रहते हैं, एक संकुल के भीतर कई सारे स्व सहायता समूह आएंगे, तो उन स्व सहायता समूहों में से एक सदस्य की नियुक्ति करती है क्लस्टर लेवल फेडरेशन अकाउंटेंट के रूप में। उसके पद का नाम क्या होता है? प्रबंधक बोलते हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन का। एक सदस्य को कार्यकारिणी समिति चुन लेती है, स्व सहायता समूह में से एक सदस्य को। उसका काम क्या रहता है? प्रबंधन एवं खाता लेखन। जो अकाउंट में लेखा जोखा किया जाता है, खाता लिखा जाता है, ठीक है। तो खाता लेखन का काम, प्रबंधन मतलब ऑर्गेनाइज करने का, प्रबंध करने का, है ना, प्रबंधन, और खाता लेखन, खाता लिखने का, खाता में कितना आउटकम हुआ, कितना इनकम हुआ, वो सब चीज़ें लिखने का काम इस CLF अकाउंटेंट करता है। सामान्य अदर जो ऑफिसेस रहते हैं वहाँ भी आप लोग देखे होंगे अकाउंटेंट रहते हैं, जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं और भी अकाउंटेंट, वो लोग क्या करते हैं? लेखा जोखा लिखने का, आय व्यय को लिखने का काम करते हैं ना। तो वही काम यह है, यहाँ पर है CLF अकाउंटेंट का काम करता है आय व्यय का लेखा जोखा रखने का। चयन का मानदंड क्या है? इसका चयन कैसे होता है? तो 4 मानदंड है, जिसमें से 2-3 तो कॉमन है, एक ठो बस अलग है। पहला, ऐसी SHG सदस्य जो कम से कम 10वीं पास हो, ठीक। तो याद रखना, ऐसी कोई SHG सदस्य, ये स्व सहायता समूह, ये अलग है थोड़ा, पहले नहीं था ये। तो ये प्रबंधक के रूप में कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए वो, तब ना थोड़ा सा कैलकुलेशन उसका रहेगा, थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आना चाहिए उसको, मैथ्स अच्छा रहना चाहिए उसका। तो थोड़ा 10वीं पास रहना चाहिए, योग्यता है। ये कोई स्व सहायता समूह के लिए जो पढ़ाई की योग्यता कभी रखी नहीं गई है, लेकिन यहाँ पर है, तो 10वीं पास हो। SHG के 75 बैठक में उपस्थित हो। यहाँ पर लिखने का अनुभव नहीं है, पुस्तक संचालक टाइप का। 75 बैठक लिखने का अनुभव नहीं होना चाहिए, सिर्फ उपस्थित होना चाहिए 75 बैठक में। तब तो पता चलेगा कि वो रेगुलर है, समाज सेवा की भावना उसके अंदर है। तो ये 75 बैठक लिखने का में उपस्थित हो। तीसरा, नियमित पंचसूत्र का पालन कर रहे हो, पंचसूत्र अपन देखेंगे, नियमित पंचसूत्र का पालन कर रहे हो। चौथा, गरीबों के प्रति सम्मान की भावना हो, ठीक है। तो गरीबों के प्रति सम्मान की भावना, ये तो तीनों कॉमन है लगभग, ठीक। ये दो कॉमन है, पिछला भी था पुस्तक संचालक वगैरह के लिए, ये 2 ठो अलग है, तो इसको ध्यान रखना चारों को, ये चारों मानदंड है, ठीक। समझ गए ये CLF अकाउंटेंट क्या होता है? तो एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन का एक अधिकारी होता है, एक प्रबंधक होता है, ध्यान इस तरीके से ध्यान रखो। अब उसके ऊपर जाते हैं अपन, CLF के ऊपर क्या आएगा? BLF, ब्लॉक लेवल फेडरेशन। 4 CLF से मिलकर एक BLF बनता है।
4 क्लस्टर लेवल फेडरेशन, मतलब 4 क्लस्टर को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया जाता है। ध्यान रखना इसको, 4 क्लस्टर को मिला के क्या मिलाया जाता है, एक ब्लॉक। तो 4 क्लस्टर लेवल फेडरेशन को मिलाकर बनाया गया संगठन क्या कहलाता है, एक ब्लॉक लेवल फेडरेशन या ब्लॉक संगठन कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन को आजीविका संबंधी गतिविधियों और वित्तीय प्रबंधन इत्यादि पर मार्गदर्शन करना, कोऑर्डिनेशन करना, मार्गदर्शन करना, सुझाव देना, ठीक है। और समय समय पे जो CLF रहता है, CLF जो है वो इससे ब्लॉक लेवल फेडरेशन से कुछ दिक्कत होता है तो सुझाव लेता है किस किस आजीविका संबंधी गतिविधि में, है ना, और वित्तीय प्रबंधन में योजनाओं को लागू कराने का काम करना, ठीक है। ये मैनेजमेंट का काम बेसिकली जो है वो ब्लॉक लेवल फेडरेशन करता है। ऊपर वाला अधिकारी क्या करता है, नीचे वाले अधिकारियों को मैनेज करने का काम करता है। उसी तरीके से फेडरेशन है, ब्लॉक लेवल किसको मैनेज करेगा, CLF को। CLF किसको मैनेज करेगा, विलेज ऑर्गेनाइजेशन को। विलेज ऑर्गेनाइजेशन किसको मैनेज करेगा, सब स्व सहायता समूहों को। ये स्ट्रक्चर बताऊंगा तो भी समझ में आ जाएगा आप लोग को। उसके ऊपर आता है, देखो ब्लॉक लेवल के ऊपर, देखो CLF के ऊपर ब्लॉक लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो NRLM के अंतर्गत, अच्छा ये भी NRLM के अंतर्गत गठित होते हैं ना, ठीक है। NRLM के अंतर्गत एक जिले में आने वाले सभी ब्लॉक संगठनों को मिलाकर बनाया गया संगठन। तो एक जिले में जितने भी ब्लॉक आएंगे, ब्लॉक मतलब विकास खंड, ठीक है ना, इसको भी याद रखना भाई, ये विकास खंड स्तर पे होता है, विकास खंड, या कहीं कहीं पे क्या बोलते हैं इसको, खंड भी कहते हैं, ब्लॉक सब एक ही है। ये विकास खंड स्तर पे एक जिला के अंतर्गत कई सारे विकास खंड आते हैं, ठीक। तो जिला के अंतर्गत विकास खंड, NRLM के अंतर्गत एक जिले में आने वाले सभी ब्लॉक संगठनों को मिलाकर बनाया गया संगठन क्या कहलाता है, जिला संगठन। सभी ब्लॉक को मिलाकर जिला संगठन, 4 ब्लॉक को मिलाकर एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक। अब हम लोग थ्योरी पोर्शन ये हो गया, ठीक, इतना ही स्तर होता है। तो उस स्तर को हम लोग एक पूरा स्ट्रक्चर एक डायग्राम के रूप में देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। गांव में कई सारे स्व सहायता समूह होंगे। एक स्व सहायता समूह में मिनिमम 10 से लेकर 10 से 20 सदस्य रहेंगे। तो एक ये स्व सहायता समूह, ये एक स्व सहायता समूह, ये दूसरा स्व सहायता समूह, ये तीसरा स्व सहायता समूह, ये चौथा स्व सहायता समूह, ये सब सदस्य हैं। इसमें कई सारे सदस्य, सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं है, 10 मिनिमम, मैक्सिमम 20 से ज़्यादा भी रहते हैं। तो ये हो गया स्व सहायता समूह। सदस्यों से मिलके क्या बना, स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह से मिलके क्या बना, विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन। एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन अर्थात यहाँ पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ग्राम संगठन के अंतर्गत क्या रहते हैं, कई सारे स्व सहायता समूह से मिलके क्या बनता है, एक ग्राम संगठन बनता है। अब ये जो ग्राम संगठन है, इसके अंतर्गत एक कार्यकारिणी समिति का गठन होता है। ये पूरा थ्योरी में पहले बता चुका हूँ आप लोग को, अभी डायग्राम से समझो। ये कार्यकारिणी समिति में क्या रहते हैं, SHG के प्रतिनिधि रहते हैं। मतलब मान लो जाए इस SHG में 12 सदस्य हैं, इसमें 13 सदस्य हैं, इसमें 14 सदस्य हैं, इसमें 15 सदस्य हैं। इस 12 सदस्य में से ये जो है एक ठो, ये इसका प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव। ये वाला इसका प्रतिनिधि है, ये सदस्य इसका प्रतिनिधि है, ये सदस्य इसका प्रतिनिधि है। यही याद कर लो एकदम। ये स्ट्रक्चर को एक बार देखो तो थ्योरी पढ़ने की जरूरत मत पड़े, पूरा याद हो जाना चाहिए वहीं पे। ये स्ट्रक्चर को जब आप रिवीजन करने के लिए देखो तो पूरा स्ट्रक्चर में ही समझ में आ जाए। ये 5 पेज का जो थ्योरी बताया हूँ वो पढ़ने की जरूरत ही मत पड़े। इस तरीके से बता रहा हूँ और इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया हूँ मैं। ध्यान रखना, यहीं पे बता रहा हूँ, यहीं पे याद करो, ठीक। तो ये कोई प्रतिनिधि हो गया। अब ये प्रतिनिधि लोग से मिलकर क्या बनेगा, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम संगठन है ना, ये ग्राम संगठन है। तो ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति जो रहेगी उसमें कौन रहेंगे, इसी स्व सहायता समूह के प्रतिनिधि रहेंगे, SHG के प्रतिनिधि। ये जो एक एक प्रतिनिधि है ना, इन सब से मिलके क्या बनेगा, ग्राम संगठन का कार्यकारिणी समिति, मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी का निर्माण होगा इस स्व सहायता समूह के प्रतिनिधियों को मिलाकर, ठीक। और इस कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य बनेंगे, मतलब 1 2 3 4, अब इसमें कई सारे स्व सहायता समूह रहते हैं ना, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 4 ठो स्व सहायता समूह। तो 4 जन यहाँ पर आएंगे, तो मान लो जाए 4 सदस्य हैं, ठीक है, मान लो जाए 4 जन आए, तो यहाँ पर इनका कार्यकाल कितना रहेगा, कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। समझ के कार्यकारिणी समिति कैसे बनता है। अब इस कार्यकारिणी समिति में, अब यहाँ तो अब 4 ही एग्जाम्पल आए हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 4 ठो बनाया हूँ मैं। अब मान लो जाए 10 ठो रहता अगर, तो इसको ले लो 10 अगर स्व सहायता समूह रहते तो एक एक प्रतिनिधि चुन के आते, इसके प्रतिनिधि 10 हैं। तो इन 10 में से सदस्य आपस में से 3 से 5 सदस्यों को क्या चुनेंगे, ग्राम संगठन पदाधिकारी के रूप में चुनेंगे। इस कार्यकारिणी समिति के 3 से 5 सदस्यों को, 10 सदस्य अगर हैं तो अपने बीच से सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि भाई इनको क्या क्या बना दिया जाए, ग्राम संगठन का पदाधिकारी बना देते हैं।
तो वो लोग को 3 से 5 सदस्यों को क्या बनाएंगे, ग्राम संगठन पदाधिकारी, और उस ग्राम संगठन पदाधिकारी का कार्यकाल होगा 1 साल। क्लियर एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है। कार्यकारिणी समिति कैसे गठित होता है, ग्राम संगठन पदाधिकारी कैसे गठित होता है, अब ये सेम जाएगा क्लस्टर लेवल पे। कई ठो विलेज ऑर्गेनाइजेशन से मिलके, कई ठो ग्राम संगठन से मिलके क्या बनेगा, एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनेगा। ये एक अलग लेयर है, ये एक अलग लेयर है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इस लेयर को देखते हैं अपन, ये पूरा लेयर, ये पूरा क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अब यहां पर एक क्लस्टर के भीतर कई सारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, मतलब ग्राम संगठन रहेंगे। अब क्लस्टर लेवल फेडरेशन की कार्यकारिणी समिति रहेगी। कार्यकारिणी समिति में प्रत्येक विलेज ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी 3 साल के लिए, ये पदाधिकारी जो रहेंगे इस विलेज ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी, ये पदाधिकारी क्या रहेंगे, प्रत्येक विलेज ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी, जितने भी पदाधिकारी हैं, 3 से 5 सदस्य को पदाधिकारी बनाए गए, तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी को यहां पर, प्रत्येक विलेज ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों को यहां पर क्लस्टर लेवल फेडरेशन के क्या रहेंगे, कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहेंगे। कौन रहेगा, इस ग्राम संगठन के पदाधिकारी। तो एक ग्राम संगठन का एग्जांपल मैं यहां पर दिया हूं, 3 से 5 सदस्य, ऐसी हर ग्राम संगठन में कई सारे स्व सहायता समूह आएंगे, उस स्व सहायता समूह में कई सारे पदाधिकारी रहेंगे। ये सब पदाधिकारी ऊपर चले जाएंगे और क्लस्टर लेवल फेडरेशन की कार्यकारिणी समिति के में क्या रहेंगे, ये लोग सदस्य रहेंगे, ये पदाधिकारी। इनका कार्यकाल क्या रहेगा, क्लस्टर लेवल फेडरेशन की कार्यकारिणी समिति का 3 साल। अब इसमें जितने भी पदाधिकारी रहेंगे, इसके पदाधिकारी कौन, मतलब इसके कार्यकारिणी समिति के सदस्य कौन, ग्राम संगठन के पदाधिकारी। अब कार्यकारिणी समिति के सदस्य मान लो 50 लोग हो गए, तो उसमें से अपने बीच से 3 से 5 ऐसे लोगों का सदस्य चयन करेंगे जो सर्वसम्मति से, जो सीएलएफ के पदाधिकारी कहलाएंगे। तो जैसे यहां हुआ था, ये अपने बीच से इसका चयन किए थे, ये अपने बीच से इसका चयन करेंगे, तो वो बन जाएगा 3 से 5 सदस्य क्लस्टर लेवल फेडरेशन पदाधिकारी। इसका कार्यकाल 1 साल, ये लोग का दोनों का 3 साल, ये दोनों का 1 साल। क्लियर एकदम, अब डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा एकदम दिमाग में, है ना, इसीलिए इस डायग्राम को बनाया हूं। अब देखो, ये हो गया क्लस्टर लेवल फेडरेशन, एक लेयर फिर खत्म, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, चौथा लेयर, 4 ठो क्लस्टर लेवल को मिला के एक ब्लॉक लेवल फेडरेशन बनेगा। ब्लॉक संगठन 4 क्लस्टर को मिला के क्या बनेगा, 4 ही होगा, 4 क्लस्टर को बना के ब्लॉक लेवल फेडरेशन बनेगा। इसमें ऐसा कार्यकारिणी समिति पदाधिकारी टाइप का कुछ नहीं रहता। ये ब्लॉक संगठन यहां पर बताया, उसका काम वित्तीय प्रबंधन और मार्गदर्शन देना है नीचे वाले लोगों को। ये ब्लॉक लेवल फेडरेशन बनेगा। और अब ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया ना, ऐसे जिले के अंतर्गत कई ठो ब्लॉक आएंगे जिसमें कई ठो सीएलएफ रहेंगे, जिसमें कई ठो विलेज ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, ऐसे और ब्लॉक रहेंगे, इधर और ब्लॉक, कई ठो ब्लॉक रहेगा। भाई एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई विकासखंड आते हैं, तो सब विकासखंड में इसके हर विकासखंड के 4 ठो सीएलएफ रहेंगे, क्लस्टर लेवल रहेगा। हर सीएलएफ का बहुत सारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे और हर विलेज ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे स्व सहायता समूह रहेंगे। तो ऐसे कई ठो ब्लॉक को मिला के क्या बनेगा, एक ठो डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन बनेगा, वो एक ही ठो रहेगा। ठीक, तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन, जिसका थ्योरी मैं यहां पे आपको बता चुका हूं। तो ये हो गया आपका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर। मुझे उम्मीद है कि पूरा तरीका से अब आप लोग को थ्योरी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार स्ट्रक्चर पढ़ो, अच्छे से बना लो, जो लिखना है यही लिख लो। ये डायग्राम बनाओगे, थ्योरी पढ़ने का एक ठो जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसका योग्यता वगैरह पढ़ लेना, योग्यता पढ़ लेना, ठीक है। और क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, खाली योग्यता ही थोड़ा अलग अलग है, काम पढ़ लेना, उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक तो पंचसूत्र को देख लेते हैं। ठीक, पंचसूत्र क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पंचसूत्र, ये इसका जिक्र कई बार कर चुका हूँ। पहला, नियमित साप्ताहिक बैठक, स्व सहायता समूह के पंचसूत्र, ऐसा हेडिंग डालना। मतलब ये 5 ठो नियम होते हैं जिन नियमों का पालन करना पड़ता है, तभी स्व सहायता समूह वैलिड माना जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे जगह में आएगा स्व सहायता पंचसूत्र का पालन, तो ये पंचसूत्र है। 5 ठो नियम रहते हैं। पहला, नियमित साप्ताहिक बैठक, हर हफ्ता में बैठक। दूसरा, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित साप्ताहिक बचत। तीसरा, नियमित आंतरिक लेन देन। आंतरिक लेन देन का मतलब जरूरत पड़ने पर सदस्यों को लोन देना, फिर लोन को वापस लेना,
फिर लोन देना, तभी तो पैसा बढ़ेगा ना उसमें। स्व सहायता समूह में पैसा को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। कुछ ऋण थोड़ा एक एग्जैक्ट ऋण 2%, 1% ब्याज पर ऋण देंगे, ऋण से फिर पैसा वापस आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर दूसरे को ऋण देंगे, तो इसी तरीके से बढ़ता है। तो उसी को बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन, आंतरिक लेन देन। चौथा, नियमित उधार वापसी। नियमित उधार वापसी। स्व सहायता समूह किससे उधार लेता है? बैंक से। बैंक से ऋण लेता है कि नहीं लेता है? उसको वापस करेगा तो भाई फ्रॉड घोषित नहीं होना जाना चाहिए, वापस करना है टाइम पे ना। वो नियमित उधार वापसी। और सही पुस्तक संधारण, सही हिसाब किताब। सही पुस्तक संधारण, इसका मतलब क्या होता है? हिसाब किताब। ये भी दे सकता है ना, तो इसको बस याद नहीं रखना है। पुस्तक संधारण दे दिया, समझ में नहीं आया वहाँ पर क्या है, तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों बता रहा हूँ। तो सही पुस्तक संधारण या हिसाब किताब, ये पांचों नियम का जब पालन करते हैं तब कोई स्व सहायता समूह क्या होता है, ये सब के लिए ब्लॉक लेवल फेडरेशन इसमें आने के लिए एलिजिबल होता है। योग्यता में आप लोग देखेंगे चारों को, ठीक। तो ऐसे 5 ठो निशान बने रहता है, फोटो में दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये है आपका पंचसूत्र। तो इसके बाद हम लोग का इसके समूह से फिर, ठीक है, 2-3 टॉपिक इसमें और बचा हुआ है जो मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर स्व सहायता समूह थोड़ा और बचा है, लंबा टॉपिक है ये। तो बैंक लिंकेज वाला देखेंगे, ब्याज अनुदान देखेंगे, चक्री निधि, सामुदायिक निवेश कोष, जो पूरा जो मैं बताया था, NRLM वाले में भी इसको बहुत सारी चीज़ों को मैं बताया था, लेकिन एक जगह यहाँ पर नोट करके रखो अलग से, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा फायदा मिलेगा, फिर वहाँ जाके मत पढ़ना। तो ये जो है चीज़ों को मैं पूरा एक साथ स्व सहायता समूह को बता दे रहा हूँ। आजीविका जो मैं पढ़ाया था उसके अंतर्गत भी कवर हुआ है, लेकिन पूरा डिटेल में कवर उस समय उस टॉपिक में नहीं था। ग्रामीण विकास में इतना डिटेल में नहीं है, ये आजीविका वाले पोर्शन में डिटेल में है पूरा स्व सहायता समूह के बारे में। तो फिर उसको हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। स्ट्रक्चर को पूरा अच्छे से बना लेना है, कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।